आरक्षण बैसाखी नहीं बल्कि सहारा है, ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी। ये बात उन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लोगों के लिए कही थी और वो चाहते थे कि रिजर्वेशन का फायदा उठा के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। इस देश में पिछले 30 साल में आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले को हम अच्छे से समझते हैं और ये समझते हैं कि ये फैसला इतने दिनों बाद क्यों आया है और इसका क्या रीजन है, इसको हम अच्छे से आज समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे SC ST कोटा के लिए। अब इस क्रीमी लेयर के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है और इसे हम कैसे इजीली समझ सकते हैं। क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जो SC ST कास्ट में ऑलरेडी पिछड़े थे लेकिन वो आज इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन में है एज कम्पेयर टू अदर ST SC कास्ट, तो उन्हें रिजर्वेशन का फायदा अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको सिंपल भाषा में ये समझो, अगर कोई भी SC ST कोटा वाले के घर में कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसे आने वाली जनरेशन को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ये है क्रीमी लेयर का सिंपल मतलब। अब क्रीमी लेयर के बारे में तो हमने ये समझा ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये क्रीमी लेयर कोई नई टर्म नहीं है। OBC कोटा में ऑलरेडी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि वहाँ पे जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली अच्छे कंडीशन में है उन्हें अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल सकता और यही सेम चीज SC ST कोटा के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पूरा जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये क्यों स्टार्ट हुआ और ऐसे क्या चीज़ें हुई हैं जिनके कारण रिजर्वेशन देना बहुत ही ज़रूरी था हमारे देश में कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को। इसको हम अच्छे से समझते हैं। अभी हाल ही में कुछ IAS ऑफिसर ने फेक डिसेबिलिटी, फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना के रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है और वो IAS IPS बन गए, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, पूजा खेड़कर, जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अब इन सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद हमें ये क्वेश्चन उठ रही है कि रिजर्वेशन क्या सच में सही चीज़ है या गलत चीज़ है। इस बारे में हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा और साथ में ये सवाल भी उठता है क्या मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में रिजर्वेशन होना जरूरी है। अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करोगे तो क्या वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये समझो कि मेडिकल फील्ड जहाँ पे डॉक्टर इंसान की जान बचाते हैं वो फील्ड में अगर लोग रिजर्वेशन के बेस पे आएंगे तो क्या वो अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। इस बात पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और हाल ही में लोकसभा इलेक्शन 2024 में हमने रिजर्वेशन के बारे में बहुत बार सुना है और हमने ये भी सुना राहुल गांधी से कि वो रिजर्वेशन की जो लिमिट है 50% उसको बढ़ा के जितनी लिमिट चाहिए उतना कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमें ये लगता है कि रिजर्वेशन सच में मैटर करता है इतना ज़्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसको हम अच्छे से समझते हैं। और ये हमने देखा था कि 2024 के रिजल्ट में 2019 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 2019 के यूपीए अलायंस के सीट्स के कंपेयर में 2024 में इंडिया अलायंस में काफ़ी ज़्यादा वोट शेयर्स का इंक्रीज हुआ है और इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि कास्ट को देख के भी लोग काफ़ी ज़्यादा वोट्स करते हैं और कास्ट पे इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एवरी इलेक्शंस में हम लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं काफ़ी ईजिली और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया अलायंस ये चीज़ कर रही थी। NDA अलायंस ने भी वोट शेयर्स के लिए हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिला और आज उनकी गवर्नमेंट भी है, 3 टर्म से उनकी गवर्नमेंट चल रही है और इसका मेन रीज़न हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना है। ये आप डेटा में भी देख सकते हो। ये बात तो कंफर्म हो गई कि रिजर्वेशन और कास्ट का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है इलेक्शंस पे। और अब हम ये समझते हैं कि रिजर्वेशन शुरू कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। हिंदू कम्युनिटी में टोटल 4 वेद होते हैं जिसमें से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। अब वर्ण व्यवस्था क्या होती है उसको अच्छे से समझो। अब वर्ण व्यवस्था को अगर हम समझे तो वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा हर कम्युनिटी में होता है कि जब भी वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की बात होती है तो वो कुछ एक वे फाइंड आउट करते हैं जिससे कि वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। और यही हमारे एंसेस्टर ने फाइंड आउट किया कि कैसे हम लोग वर्ण व्यवस्था क्रिएट करके सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकते। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि जब भगवान संसार बना रहे थे तो उन्होंने ह्यूमन बॉडी के थ्रू हमें ये समझाया है कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से की गई है।
अब ह्यूमन बॉडी को देखने के बाद हम ये समझते हैं कि जो सबसे ऊपर हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है वो होता है हेड। अब हेड के थ्रू ब्राह्मण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया। ब्राह्मण कम्युनिटी में पुजारी, स्कॉलर्स और जजेस और टीचर्स होते थे। इनका ये मेन रोल होता था कि वो सोसाइटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करे, यानी वो मार्गदर्शन दे सोसाइटी को और एजुकेशन प्रोवाइड करे पूरे सोसाइटी में। उनका ये मेन रोल था। अब जो सेकेंड बॉडी पार्ट है वो होता है हाथ। हाथ के थ्रू क्षत्रिय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। क्षत्रिय कम्युनिटी में रूलर्स और वॉरियर्स आते थे। इनका ये रोल होता था कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे और सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है वो डिसाइड करेंगे। तीसरा बॉडी पार्ट होता है जांग, जिसके थ्रू वैश्य कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया। वैश्य कम्युनिटी में फार्मर्स, जमींदार और बिजनेसमैन और ट्रेडर्स होते थे। इसको सोसाइटी में प्रोडक्टिव कम्युनिटी भी कहा जाता है और इनका ये रोल होता था कि वो सोसाइटी में किस तरह से प्रोस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो चौथा बॉडी पार्ट है वो है पाँव, जिसके थ्रू शूद्र कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया गया। शूद्र कम्युनिटी में लेबरर्स होते थे, जिनका ये काम होता था कि वो बाकी सारे क्लासेस को सर्व करते थे। ये जो ऋग्वेद में लिखा हुआ था, इसका ये मतलब नहीं था कि ये बाय बर्थ आपको असाइन हुआ है, ये बाय स्किल सभी को असाइन होता था। ये चारों रोल सभी को सोसाइटी में एज पर द स्किल्स असाइन किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई बाय बर्थ ये कैटेगरी में डिवाइड हो जाता था, ऐसा नहीं होता था पहले। इसका मतलब ये है कि कोई अगर अच्छा पढ़ने में है और लेकिन वो वैश्य घर में उसका जन्म हुआ है, तो अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो ब्राह्मण कंसीडर किया जा सकता है। वो अपना चूज कर सकता है पाथ कि वो ब्राह्मण बन सकता है। और अगर कोई अच्छा तीर चलाता है लेकिन वो शूद्र कम्युनिटी में उसका जन्म हुआ है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो क्षत्रिय कम्युनिटी में चला जाए। और ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि ये एक बंधे हुए हैं कि आपने जिस कम्युनिटी में जन्म लिया आप उसी में रह सकते हो। ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये एज पर देयर वर्क ये डिसाइड होता था सोसाइटी में। एज पर देयर कास्ट ऐसा कुछ नहीं होता था। कास्ट हमने बाद में क्रिएट किया है और पहले के टाइम में बिल्कुल भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। एज पर द स्किल्स आपको काम असाइन होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया और डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। यानी जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी एक मंदिर में नहीं जा सकते, वो एक कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हमने खुद स्टार्ट की धीरे धीरे वक्त के साथ। और ये सिस्टम को लोगों ने इतने गलत तरीके से ले लिया कि बाय बर्थ लोगों को ये असाइन किया जाता था कि अगर आपने शूद्र में बर्थ लिया है तो आप शूद्र कम्युनिटी के लोग हो गए। तो ये सारी चीजें विद टाइम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को। उसी दौरान हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स का आना इस चीज को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, जिसके कारण वो काफ़ी समय तक हमारे देश में रूल कर चुके थे। सो ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तो उन्हें हमारे इंडिया को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना समझे इस कंट्री को रूल करना मुश्किल था। उन्हें ये पता था। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कि कुछ कम्युनिटी के लोग ही वॉरियर्स थे, कुछ कम्युनिटी के लोग ही बिजनेस करते थे, कुछ कम्युनिटी के लोग ही लेबर्स थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो सेंसस करवाएंगे, जिसमें लोगों की जनगणना तो होगी, साथ में उसके कास्ट के बारे में भी समझा जाएगा। 1872 में उन्होंने सेंसस किया और उन्हें ये सेंसस करने के बाद ये समझ में आया कि कोई जो ब्राह्मण था, कुछ 10 साल पहले वो क्षत्रिय था, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो ब्राह्मण बन जाए। तो उन्होंने भी ये नोटिस किया कि कास्ट कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये लोग डिसाइड भी करते थे, लेकिन कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी साथ में होता ही था। तो मोस्टली वो डिस्क्रिमिनेशन वाले पार्ट को अपने फ़ायदे के लिए उठाना शुरू कर दिया। और जब उन्हें ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता था कि कुछ कास्ट के लोग पहले कुछ और कास्ट के थे, अभी कुछ और कास्ट के हैं, उन्होंने कुछ ब्राह्मण लिटरेचर्स को हायर किया जो कि उनके एडवाइजर्स थे। उनसे वो डिस्कस करते थे और ये समझते थे कि एक्चुअल में ये मैटर क्या है। तो उन्हें ये समझ आया कि ऋग्वेद के बेसिस पे ब्राह्मण एडवाइजर्स ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हमारी वर्ण व्यवस्था हुई थी और ये स्किल बेस्ड व्यवस्था थी। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज़ें होने लगी थी। अनटचेबिलिटी लोगों ने प्रैक्टिस करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था कि हाँ, एक कम्युनिटी के लोगों को लोग छू भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती थी। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तब उसी समय अंबेडकर जी, गांधी जी और सावरकर जी, ये तीनों देश के फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे। लेकिन साथ में उन्होंने ये नोटिस किया कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाली जो सिस्टम है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों में यूनिटी की कमी होती है इसके कारण।
जिससे कि फ्रीडम पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उन्हें ये चीज़ समझ में आ गया। और अंबेडकर जी के बारे में तो आप जानते ही हो कि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील हुआ। बचपन में उन्हें एक क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, वो बाहर पढ़ाई करते थे। इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे हमारे वेदों के प्रति, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये वेदों के थ्रू ही ये सारी चीज़ें, कास्ट सिस्टम क्रिएट किया गया है, जो कि काफ़ी गलत है। गांधी जी खुद बनिया कम्युनिटी से थे और उन्होंने दलित को हरिजन का नाम दिया था, यानी भगवान के बच्चे। उसका मतलब ये था। अब अंबेडकर जी की ये डिमांड थी कि कुछ सीट्स पे केवल दलित समाज के ही कैंडिडेट खड़े होंगे और दलित समाज के ही लोग वोट देंगे। लेकिन यही चीज़ जब गांधी जी ने सुनी तो उन्हें ये लगा अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक नया पाकिस्तान क्रिएट करेंगे। टोटल हिंदू और दलित समाज में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी आ जाएगी इसके कारण। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जाके अनशन किया और एट द एंड अंबेडकर जी ने इस डिमांड को वापस ले लिया। साथ ही साथ एक पूना पैक्ट भी साइन हुआ, जिसमें ये था कि कुछ सीट्स पे दलित समाज के लोग तो कैंडिडेट की तरह खड़े होंगे, लेकिन वोट देने का राइट सभी को होगा और सारे दलित समाज के लोगों को भी राइट्स होगा। महात्मा गांधी से भी पहले सावरकर जी दलित कम्युनिटी के लिए काम ऑलरेडी कर रहे थे। सावरकर जी बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और उन्होंने अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कई सारी एक्टिविटीज की है। और इन तीनों के कारण ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन कोटा को क्रिएट किया और 1947 से ही रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद से ही, और ये हमारे देश में लागू हो गया सो दैट कि जो भी दलित कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इक्वली राइट मिले। अब आज के टाइम में हम ये समझते हैं कि रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो रहा है हमारे समाज में या हमारे देश में, और इसके क्या सॉल्यूशंस है। अगर हम डेटा को निकाल के देखें तो हमें ये पता चलेगा कि पहले के कंपेयर में अभी SC ST काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। SC ST में जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और उस कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट जॉब और कई सारे फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह हुआ है रिजर्वेशन का फ़ायदा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम सही से डेटा को समझें और इसको एनालाइज करें तो ये भी दिख रहा है जो रिजर्वेशन SC ST को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी अगर उनको कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स प्रोवाइड की जा रही है बट वो फिल नहीं कर पा रहे हैं उस सीट्स को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें या फिर मेडिकल फील्ड या फिर किसी और भी एजुकेशन वाले फील्ड में, तो ये हमें समझ में आ रहा है वो अपनी एग्जिस्टिंग सीट्स को भी भर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा के जॉब्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं ले पा रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई टॉप पोजीशन जैसे कि IAS IPS और भी टॉप पोजीशंस पे SC ST कास्ट वाले काफ़ी कम लोग हैं। मोस्टली आपको जनरल वाले लोग दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन की क्वालिटी और माइंडसेट का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। यानी SC ST का जो एजुकेशन की क्वालिटी है और माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बैकवर्ड है। वो अभी भी ये सोचते हैं कि इस लेवल तक पहुँच जाओ, दैट्स इट। वो ज़्यादा हायर नहीं सोचते हैं आज भी। पर जो डेटा हमने देखा उसके बेस पे हम ये तो समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा सीट्स प्रोवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा रिजर्वेशन देने लगेंगे तो वो एग्जिस्टिंग सीट्स तो भर ही नहीं पा रहे हैं और रिजर्वेशन देने से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा? तो एक सॉल्यूशन जो गांधी जी और अंबेडकर जी इसके सपोर्ट में थे वो है इंटरकास्ट मैरिज। यानी इंटरकास्ट मैरिज बहुत से बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे देश में। उससे ये होगा कि अगर कोई SC ST कास्ट वाला जनरल कैटेगरी में शादी करेगा, ये एक काफ़ी फ्लूइड मैकेनिज्म हो जाएगा। ये पहले के टाइम में भी महात्मा गांधी और अंबेडकर जी ने काफ़ी ज़्यादा इसको अप्लाई किया था और ये चीज़ें काफ़ी हो रही थी। लेकिन आज अगर हम इसे एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो इसे हमें प्रमोट करना होगा पॉजिटिवली, और गवर्नमेंट को भी इस बात को अच्छे से समझना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे तो ये प्रॉब्लम कम से कम हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ना के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला सॉल्यूशन ये है कि SC ST में जितने भी लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी मिल गया, उसी जनरेशन तक उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद उन्हें रिजर्वेशन नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक लेवल तक गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देके पहुंचा दिया है। अब उन्हें इसका गलत फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। जिन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिला है वो इसको यूज़ करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया है। यानी गवर्नमेंट जॉब में अगर ऑलरेडी आपके घर में कोई है, देन आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लोगे।
तीसरा जो सॉल्यूशन वो ये है कि जो भी फेक सर्टिफिकेट बना के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हैं, इसको कम से कम और इसको रोक ही देना चाहिए पूरे जड़ से, तभी जाके ये चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि आप ये समझो कि ये रिजर्वेशन उन दबे कुचले लोगों जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको समाज में एक जगह देने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उनका भी हक कुछ जो ऑलरेडी फाइनेंशियली अच्छे कंडीशन में है वो ले रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत हो रहा है। और गवर्नमेंट को एजुकेशन की क्वालिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए। एजुकेशन में टोटल रिफॉर्म होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब एजुकेशन में हम अप्लाई करेंगे तभी जाके हमारा समाज इस डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से हटा के फेंक देगा और ये समझेगा कि कास्ट बेस्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है वो होता है स्किल बेस्ड। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपको अगले अवेयरनेस वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।